लास्ट वीडियो में हमने विरासोरो अलजेब्रा जो है उसकी फॉर्म किस तरह की होनी चाहिए उसको डिराइव किया था। इस वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। पहली बात तो ये कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तमाम के तमाम उन जनरेटर्स की जिनके ऊपर बार मौजूद नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिराइव किया था। सॉरी। और हमने उन जनरेटर्स की बात नहीं की थी जिनके ऊपर बार मौजूद हो। अगर आपको याद हो तो जो विट अलजेब्रा है उसके अंदर दो पार्ट्स थे। एक तो था बार्ड वाले जनरेटर, बार के बगैर वाले जनरेटर्स जो कि मैं अब लिख रहा हूँ, और एक थे बार वाले जनरेटर्स जिनके ऊपर बार मौजूद है, जैसे कि ये वाले जनरेटर्स। तो मैंने विरासोरो अलजेब्रा के बारे में बात करते हुए इन बार वाले जनरेटर्स की बात इसलिए नहीं की बिकॉज उनके लिए भी रीजनिंग एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इनके ऊपर बार्स डाल दूं, इन तीनों के ऊपर, तो बिल्कुल सेम फॉर्म है इस बार वाले अलजेब्रा की, राइट। तो जो दो कॉपीज़ हैं विट अलजेब्रा की, वो सेम तरीके से सेंट्रल एक्सटेंशन उनकी होती है। यहाँ पे एक बात छोटी सी मैं बताऊँ, वो ये कि ऐसा हो सकता है कि कुछ कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनमें ये जो सी है ये डिफरेंट होता है बार वाले जनरेटर्स के लिए और अनबार वाले जनरेटर्स के लिए, राइट। लेकिन ज़्यादातर हम इनको सेम ही लेते हैं। एनीवे, लेकिन मैंने बस ये छोटी सी बात बतानी थी कि बार वाले जनरेटर्स के लिए कहानी कोई डिफरेंट नहीं है। दूसरी बात जो मैंने बतानी है वो ये है कि चूँकि हमने विरासोरो जो अलजेब्रा है उसकी फॉर्म को डिराइव करते हुए हमने ये प्रूफ किया था कि जो पी एन ज़ीरो है वो ज़ीरो था। दूसरी बात ये कि पी वन माइनस वन जो है वो भी ज़ीरो था। तो इससे पता ये लगता है कि अगर हम इन जनरेटर्स की बात करें, एल वन, एल माइनस वन और एल ज़ीरो, और इसी तरह से जो बार वाले जनरेटर्स हैं, बार, माइनस वन और एल ज़ीरो बार, तो इन जनरेटर्स का जो अलजेब्रा है वो चेंज नहीं हुआ बिकॉज पी वन माइनस वन भी ज़ीरो है और पी एन, वेल सो पी ज़ीरो विद एनी एन, नॉन ज़ीरो एन, वेल एक्चुअली ज़ीरो के लिए भी ज़ीरो ही है, बट पी ज़ीरो एन ज़ीरो जो है वो भी ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि इनके लिए जो है ये अलजेब्रा चेंज हुआ ही नहीं है, ये भी पिवट अलजेब्रा वैसा ही है जैसा कि था पहले। और अगर आपको याद हो तो ये जो तमाम के तमाम जनरेटर्स हैं ये ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को, राइट। तो हमने ये क्या कहते हैं प्रूफ किया था, फॉर एग्जांपल, कि एल नॉट जो है वो कॉरिस्पॉन्ड करता है ट्रांसलेशंस को, और हमने ये प्रूफ किया था कि एल वन, सॉरी, एल माइनस वन, सॉरी, और एल ज़ीरो और एल ज़ीरो बार जो हैं दे कॉरिस्पॉन्ड टू रोटेशंस एंड डायलेशंस, राइट। और इसी तरीके से जो एल वन है वो स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को कॉरिस्पॉन्ड करता था, ये हमने प्रूफ किया था। तो आप देख सकते हो कि ये अभी भी ये वाले जो जनरेटर्स हैं, ये विरासोरो अलजेब्रा के अंदर भी यही इंडेक्स वाले, यानी कि वन माइनस वन और ज़ीरो, यही ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को अभी भी जनरेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है, राइट। ओके, तो अब हम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स की क्लासिफिकेशंस की तरफ आते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने अभी तक ये देखा है कि ऐसा लगता है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल जब विट अलजेब्रा लिखते हैं या जब हम विरासोरो अलजेब्रा लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो इंडिपेंडेंट कॉपीज़ उनकी हैं। ये फॉर एग्जांपल जो बार, जैसे कि आप देख सकते हो कि बार और अनबार वाले जो जनरेटर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट अलजेब्रास बना के बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि एल एम और एल एम बार दे कम्यूट विद ईच अदर। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को सामने रखते हुए और इसके अलावा कुछ और चीज़ों को भी सामने रखते हुए जिनकी हम बाद में बात करेंगे, हम कभी कभी ये एज्यूम करते हैं कि z और z बार जो हैं, राइट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हालांकि दे आर नॉट, दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। बट कुछ कैलकुलेशंस में ये समझना बड़ा अच्छा होता है कि दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो कभी कभी हम देखेंगे कि हम कुछ कैलकुलेशंस में इनको एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कह दिया करेंगे, लेकिन लार्जली हम इनको इंडिपेंडेंट कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हम चूँकि टू डायमेंशंस में CFT पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा था कि टू डायमेंशंस का मतलब है R2, यानी कि टू डायमेंशनल रियल प्लेन, लेकिन जिसको आप C भी कह सकते हो, राइट।
क्योंकि दे आर काइंड ऑफ लाइक द सेम। तो आर नॉट पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने कहा था एक्स नॉट एक्स वन, और सी पे जो कोऑर्डिनेट एक ही कोऑर्डिनेट है वो है जेड, लेकिन उसका कॉन्जुगेट भी होता है उसके साथ, राइट। लेकिन अगर हम ये समझ सकें, अगर हम ये समझते हैं कि जेड और जेड बार जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर हम जो स्टडी कर रही हैं वो दरअसल C2 है, राइट। क्योंकि z एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और z बार जो है वो एक इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन कभी कभी हम ये, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हम ये समझा करेंगे कि z और z बार जो है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिफिकेशन, राइट। तो हमने एक तरह से अपनी स्पेस जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं चीज़ों को, उसकी डायमेंशन को डबल कर दिया है, राइट। ओके, तो ये एक चीज़ थी जो कि मुझे बतानी थी। अब चूँकि हमने ये कंसिडर कर लिया है कि ऐसा हो सकता है कि z और z बार जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हम ऐसी फील्ड्स के बारे में बात कर सकें जो सिर्फ z पे डिपेंड करती हैं, और उन फील्ड्स के बारे में बात कर सकें जो सिर्फ z बार पे डिपेंड करती हैं। सो अगर कोई फील्ड जो है फाई वो सिर्फ z पे डिपेंड करती है, तो इसको हम कहेंगे कायरल फील्ड, ठीक है। और अगर एक फील्ड सिर्फ जेड बार पे डिपेंड करती है, तो नॉर्मली हम उस फील्ड के ऊपर भी बार डाल देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जेड और जेड बार डिफरेंट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरीके से फाई बार का मतलब ये नहीं है कि वो फाई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इट्स एन इंडिपेंडेंट फील्ड, लेकिन बार डालने का मतलब ये है कि इट डिपेंड्स ऑन जेड बार, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं एंटी कायरल फील्ड, जो सिर्फ जेड बार पे डिपेंड करे। और हम देखेंगे कि इन ऐसी फील्ड्स के हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। ऐसी फील्ड्स होंगी जो कि बिल्कुल कायरल होंगी, जो कि सिर्फ जेड पर डिपेंड करती हैं, और ऐसी फील्ड्स भी होंगी जो कि बिल्कुल सिर्फ जेड बार पर डिपेंड करती हैं, राइट। दूसरी बात ये कि अब हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस करें तो उसमें फील्ड्स किस तरह से चेंज होती हैं। वेल हमें ये पता है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांटम फील्ड थ्योरी वाली बातें याद करें, तो हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल अगर बस कोई फील्ड है, उसके ऊपर कोई इंडेक्स है अगर ए, तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जनरली होता है वो कुछ यूँ होता है, राइट। तो आप देख सकते हो कि एक तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाई होती है जो कि इस पर डिपेंड करता है कि वो फील्ड किस रिप्रेजेंटेशन के अंदर है, या फिर फील्ड की कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो दरअसल फील्ड की अपनी कोई प्रॉपर्टी है, राइट। तो अब ये जो लेमडा है ये दरअसल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए है। तो अब हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशंस में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा, लेकिन एक बहुत ही पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरीज में। और वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ कुछ इस तरह से है। तो जैसे कि अभी हमें यहाँ पे एक्स लिखा है, लेकिन हम चूँकि हम बात कर रहे हैं टू डायमेंशनल, क्या कहते हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं फोर डायमेंशनल एक्चुअली, क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल प्लेन के ऊपर। कन्फॉर्मल प्लेन का मतलब है कि जेड और जेड बार जिसमें मैं इंडिपेंडेंट कंसिडर कर रहा हूँ, तो एक और आर्बिट्ररी फील्ड जो होगी वो होगी जेड और जेड बार पे डिपेंडेंट होगी। वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं वो हो सिर्फ जेड पे डिपेंडेंट हो, तो मैं एक आर्बिट्ररी फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर तो कोई फील्ड इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो कि यहाँ पे और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि z जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह, और z बार जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह से, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा था कि टू डायमेंशंस में कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब होता है एनालिटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट, जिसको होलोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो फाई डिपेंडेंट होगा वो होगा एफ ऑफ जेड पे, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड जेड पे, और ट्रांसफॉर्म्ड जेड बार पे, राइट। तो बिल्कुल इस तरह का कुछ लग रहा है कि एक्स चेंज हुआ है, लेकिन इसके सामने भी ये जो फैक्टर आ रहा है इस तरह का भी कुछ आता है जिस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में। और वो जो चीज़ आती है वो ये है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड, so with some power h, and partial f over partial z with some power h bar, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही पर्टिकुलर सा ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, ठीक है। अगर कोई फील्ड, बल्कि मैं इस फाई को नीचे लिखता हूँ ज़रा कन्वीनियंस के लिए, फाई डिपेंड्स ऑन f एंड f बार, ओके। सो अगर कोई फील्ड इस तरह से ट्रांसफॉर्म करे तो उस फील्ड को हम कहते हैं प्राइमरी फील्ड।
और मैं ये बात याद करा दूँ कि ये किसी भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एफ़ कोई भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। सो एनी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सी टी का मतलब है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देख सकते हो कि आपको अगर याद हो कि ये जो यहाँ पे ये जो फाई है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये डिपेंड करता है कि फील्ड किस रिप्रेजेंटेशन के अंदर है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा और याद करो तो आपको ये भी याद आएगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, वो डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर कि फील्ड का स्पिन क्या है, राइट। उसका कुछ रिलेशन होता है उससे। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, वो है एच और एच बार, राइट। तो ऐसा लग रहा है क्योंकि बाकी जो भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जेड जो है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। तो इसमें इस पूरे के पूरे फैक्टर में फील्ड का अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जिस तरह के हम जब क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते थे, हमें पता था कि यहाँ पे जो मैट्रिसेस आएंगे वो डिपेंड करते हैं कि फील्ड का स्पिन क्या है, उसको किस रिप्रेजेंटेशन में लाई करती है, वो उसके स्पिन पे डिपेंड करता है। तो ये जो नंबर्स हैं एच और एच बार, ये दरअसल उस फील्ड पे डिपेंड करते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं कन्फॉर्मल डायमेंशंस, कन्फॉर्मल वेट्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। और बाद में हम इनको यूज़ करके स्पिन जैसा एक नोशन भी डिफाइन करेंगे, लेकिन उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो एच अगर एक फील्ड है फाई जो कि जेड और जेड बार पर डिपेंड करती है, तो एच और एच बार जो है उसको हम कहते हैं कन्फॉर्मल डायमेंशंस भी कह सकते हैं, या फिर वेट्स, कन्फॉर्मल वेट्स भी कह सकते हैं ऑफ फाई। तो एच और एच बार जो हैं वो कन्फॉर्मल डायमेंशन या कन्फॉर्मल वेट्स हैं फाई के। कभी कभी कुछ टेक्स्ट बुक्स आप देखोगे कि वो फाई को लेबल करते हैं उसके कन्फॉर्मल वेट या कन्फॉर्मल डायमेंशन से, लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इस नोटेशन को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। ओके, सो अगर कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला हो जो कि किसी भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कोई ऐसी फील्ड हो जो किसी भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जो कि मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फील्ड। मिसाल के तौर पे अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ, सिंपल एग्जांपल जो है वो है डायलेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर z जो है वो इस तरह से चेंज हो कि इट्स z पावर समथिंग, सो z पावर या लेमडा टाइम z कहना चाहिए, यस पावर नहीं, लेमडा टाइम z। तो z जो है वो अगर और लेमडा जो है अगर वो कोई वो है रियल नंबर है, तो वो सिर्फ z की का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, राइट। तो वो डायलेशन होगी। अगर जो लेमडा है अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक फेज़ होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ लेमडा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो r इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको। तो z का मतलब होगा कि r टाइम्स दिस थिंग। तो ये जो चीज़ है ये z का एंगल चेंज कर देगी, तो ये रोटेशन होगी, लेकिन जो r है वो दरअसल z का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो और रोटेशन ना हो। वैसे इसका कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, आप ये भी समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, रोटेशन भी चेंज हो, एंगल भी चेंज हो, इट डजेंट मैटर अ लॉट। सो अगर इस तरह डायलेशन हो तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जेड जो है वो है लेमडा टाइम्स जेड, ठीक है। तो अब अगर एक प्री फील्ड जो है वो प्राइमरी फील्ड है, तो उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। सो जेड बार पार्शल एफ ओवर पार्शल जेड, और इस फील्ड की जो भी कन्फॉर्मल डायमेंशन है पार्शल एफ बार ओवर पार्शल जेड बार। और मैंने ये बताया नहीं कि जेड बार भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये है लेमडा जेड बार, ठीक है। एनीवे, सो मल्टीप्लाइड बाय फाई एफ ऑफ जेड एंड एफ बार जेड बार। तो आप ये डेरिवेटिव्स बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, और ये बनता है, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ पार्शियल ओवर पार्शियल जेड ऑफ लेमडा जेड, दैट्स जस्ट लेमडा, राइट। और दूसरे वाले के लिए भी सेम डेरिवेटिव आएगा, तो ये बनता है लेमडा पावर यू नो एच इंटू लेमडा पावर एच बार आना है, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय फाई ऑफ दिस थिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको नए कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि एफ़ और एफ़ बार कोऑर्डिनेट्स में फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो फिर उसको आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि आपको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा ये लेमडा वाले फैक्टर्स, राइट।
और यहाँ पे मैं फिर याद करा दूँ कि लैम्डा रियल है, अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स है तो फिर लैम्डा का भी आपको बार लेना पड़ेगा। एनीवे, सो फाई जेड एंड जेड बार। तो फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने करके दिखाया है ये। तो ये फील्ड जो है वो प्राइमरी फील्ड है, किसी भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये होना चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ डायलेशंस के लिए करके दिखाया है। अच्छा, सपोज करो कि अगर कोई फील्ड है जो कि यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करती है, लेकिन किसी भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, यानी कि सिर्फ ट्रांसलेशंस, रोटेशंस, डायलेशंस एंड स्पेशल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस, सिर्फ इनके लिए। लेकिन अगर कोई और कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हो जो कि ग्लोबल ना हो, हमने देखा था कि एक इन्फिनिट डायमेंशनल कन्फॉर्मल अलजेब्रा था, विट अलजेब्रा जो है उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ जनरेटर्स हैं। हमने ये देखा था कि उसमें सिर्फ 3 तरह के जनरेटर्स जो हैं, बार्ड वाले जनरेटर्स में से और अनबार्ड वाले में भी 3 जनरेटर्स हैं, यानी कि L1, L-1 एंड L0। ये ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को जनरेट करते हैं। तो अगर मैं कह ही रहा हूँ कि अगर सिर्फ इन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अगर एक फील्ड ये प्राइमरी फील्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबे करती है, लेकिन बाकी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए नहीं करती, तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं क्वाजी प्राइमरी। सो क्वाजी प्राइमरी फील्ड, सो इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी इट्स ट्रांसफॉर्म्स लाइक अ प्राइमरी फील्ड कहना चाहिए। ओनली फॉर ग्लोबल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसकी हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे। सी टी लिख देता हूँ, सी टी का मतलब है कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसकी हम बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखेंगे कि एक बहुत ही फंडामेंटल फील्ड हमारी जो थ्योरी के अंदर होगी वो क्वासी प्राइमरी फील्ड होगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा कायरल और एंटी कायरल फील्ड्स की, वो भी दरअसल उसी फील्ड में के अंदर से निकल कर आएंगी, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एनीवे, सो हमने अभी तक डिफाइन किया है कायरल फील्ड्स को, एंटी कायरल फील्ड्स को, प्राइमरी फील्ड्स को, क्वाजी प्राइमरी फील्ड्स को। तो हम एक बहुत ही आराम से ये देख सकते हैं कि अगर कोई भी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो, राइट, तो ये एक जो प्राइमरी फील्ड है उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। सो लेट्स सी कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। सो एक आर्बिट्ररी कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी 2 डायमेंशंस के अंदर, वो किस तरह से होगी, हमने जैसे कि पहले भी देखा था कि ये होलोमॉर्फिक और एंटी होलोमॉर्फिक फंक्शंस के थ्रू होती है। सो z गोज़ टू, मैं इन्फिनिटेसिमल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटेसिमल। सो z गोज़ टू z प्लस सम डिफॉर्मेशन जो कि सिर्फ z पर डिपेंड करती है क्योंकि होलोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और एक z बार जो कि सिर्फ z बार पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ z जो होगा वो है z प्लस दिस थिंग, और f बार जो है दैट्स z बार प्लस एप्सिलॉन बार z बार। तो उसका मतलब ये है कि पार्शल f ओवर पार्शल z जो है दैट्स 1 प्लस पार्शल एप्सिलॉन। मैं आपको ये नोटेशन याद कराऊँ, पार्शल एप्सिलॉन का मतलब है पार्शल एप्सिलॉन ओवर पार्शल z। हमने जब 2 डायमेंशनल CFTs पढ़नी शुरू की थी, मैंने आपको कहा था कि पार्शल का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड पार्शल बार का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z बार, राइट। इसलिए मैंने सिर्फ पार्शल एप्सिलॉन लिखा है। और इसी तरीके से पार्शल f बार ओवर पार्शल z बार इज इक्वल टू 1 प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन बार, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फील्ड ट्रांसफॉर्म कैसे होती है अगर एक प्राइमरी फील्ड है। सो प्राइमरी फील्ड अगर एक है z बार, इसका हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है वो पार्शल f ओवर पार्शल z पावर h आना है। तो हमें पार्शल f ओवर पार्शल z तो पता है, दैट्स 1 प्लस एप्सिलॉन बार, सॉरी पार्शल एप्सिलॉन पावर h मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन बार h बार पावर आएगी इसमें, एंड फाई, और फंक्शन जो है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिखता हूँ, सॉरी, 1 प्लस पार्शल बार एप्सिलॉन बार पावर h बार और फाई, और फिर f जो है वो है z प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन डिपेंड करता है z पे, लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा, z प्लस एप्सिलॉन, सॉरी, एंड z बार प्लस एप्सिलॉन बार। ओके, सो अब सबसे पहले तो मैं ये वाले 2 फैक्टर्स हैं इनको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करके,
क्योंकि एप्सिलॉन और उनके डेरिवेटिव्स बहुत छोटे हैं तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकता हूँ. सो दैट्स जस्ट 1 प्लस एच एप्सिलॉन अब पार्शियल एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एच बार पार्शियल बार एप्सिलॉन बार. अब ये जो फील्ड है ये वाली, इसको देखते हैं कि ये क्या बनती है. तो इसमें मैं टेलर एक्सपेंशन पहले नीचे करके आराम से इसका एक्सप्रेशन ऊपर लिख दूंगा. सो ये होगा z प्लस एप्सिलॉन एंड z बार प्लस एप्सिलॉन बार. सो अगर मैं टेलर एक्सपेंशन यूज़ करूँ so that's this thing plus epsilon into partial phi plus partial epsilon bar partial bar epsilon partial bar phi. और phi डिपेंड अभी भी ये वाले जो दो हैं, बल्कि मैं लिख देता हूँ ये दो भी सिर्फ z बार के ऊपर एवेल्यूएट किए गए हैं. तो ये सिर्फ मैंने टेलर एक्सपेंशन किया और कुछ भी नहीं है. और अगली जो भी टर्म्स होंगी दे आर सेकेंड ऑर्डर एंड एप्सिलॉन बार, तो वो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ. तो इसलिए अब इन टर्म्स को मैं लिखता हूँ इस तरह से. तो इट्स फाई. जब मैं फाई लिखूँ वो जेड और जेड बार पे डिपेंड कर रहा है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अभी एंड में लिखूँगा. सो एप्सिलॉन पार्शियल एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बार पार्शियल बार एप्सिलॉन पार्शियल बार फाई. ओके. सो अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसको मैं अब फर्स्ट ऑर्डर में लिखूँगा, एप्सिलॉन के फर्स्ट ऑर्डर में. तो ये बनता है कुछ इस तरह से. तो phi plus epsilon phi partial phi plus this thing, ठीक, plus h phi partial epsilon plus h bar phi partial bar epsilon bar. और जितनी बाकी टर्म्स हैं वो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन बार दोनों में सेकंड ऑर्डर टर्म्स है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. अब इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, वो है 1 प्लस partial epsilon plus h into partial epsilon, राइट. सो एक ये टर्म और फिर प्लस 1 सॉरी इसको एक और तरीके से लिखते हैं. सो 1 प्लस अब जो भी टर्म्स लिख रहा हूँ वो अनबार्ड वाली टर्म्स है, तो एक ये टर्म और एक ये टर्म. तो ये बनती है एप्सिलॉन पार्शियल प्लस एच पार्शियल एप्सिलॉन. ओके. और अब मैं दिखूँगा बार वाली टर्म्स. सो ये वाली और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म. तो ये बनेगा प्लस एप्सिलॉन बार पार्शियल बार प्लस एच बार पार्शियल बार एप्सिलॉन बार एंड दिस होल इज़ बीइंग ऑपरेटेड ऑन फाई. तो अब आप ये भी लिख सकते हो और आप चाहो तो कि फाई जो है वो z और z बार पे डिपेंड करता है सिर्फ. तो ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है फाई का. तो अगर मैं ये याद करूँ कि हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे, तो हम कैलकुलेट ये कर रहे थे, राइट. तो अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूँ फाई से तो ये तो ओरिजिनल फाई आ जाएगा. तो जो चेंज इन फाई है वो इन दोनों टर्म्स की वजह से आया है. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन फाई और एप्सिलॉन बार, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, z and z bar, that's nothing but epsilon partial plus h epsilon partial this thing plus epsilon, थोड़ा सा पीछे लिखना चाहिए, epsilon bar partial bar plus h bar partial bar epsilon bar, and this whole thing is being acted on this phi. ठीक है. अब आप एक चीज़ नोट करो, तो ये दरअसल आप देख सकते हो कि ये एक आर्बिट्ररी इन्फिनिटेसिमल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चेंज इन द फील्ड है, प्राइमरी फील्ड. ठीक है. अब आप एक चीज़ देखो कि कितना नीटली जो कायरल पार्ट है और एंटी कायरल पार्ट है, दे आर जस्ट लाइक द सेम थिंग, राइट. तो अगर आप कायरल पार्ट पकड़ो जो कि सिर्फ जेड पर डिपेंड करता है और उसमें हर चीज़ के ऊपर बार डाल दो, तो यू विल गेट द एंटी कायरल पार्ट, राइट. तो इस वजह से आप इस कोर्स में भी देखोगे और कई बुक्स में भी देखोगे कि वो कायरल पार्ट लिखेंगे और वो एंटी कायरल पार्ट लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि एंटी कायरल पार्ट इज़ जस्ट लाइक द कायरल पार्ट. ठीक है. तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ इस पार्ट को सिर्फ पेडागोजिकल पर्पसेस के लिए, सॉरी. सो इट्स लाइक दिस थिंग, ठीक है, प्लस एंटी कायरल. तो एंटी कायरल का मतलब ये है कि इट्स जस्ट लाइक कायरल और सिर्फ आपने बार्स डालनी है हर अप्रोप्रिएट चीज़ के ऊपर, और ये सब एक्ट हो रहा है उसके ऊपर, फाई के ऊपर. ठीक है. सो ये
ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन फील्ड है फॉर एनी प्राइमरी फील्ड, ठीक है, अंडर एनी इन्फिनिटेसिमल कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय.